नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे अंधेरे में क्यों मैं बैठा हुआ हूं। दरअसल यहां लखनऊ में बारिश बहुत भीषण हो रही है और लाइट कई जगह जैसे आवाजें आती हैं ना उसकी ट्रांसफार्मर की, तो लगता है मेजर फॉल्ट्स हुए होंगे और हमें लगता नहीं है कि अगले एक आध घंटे में इसमें कोई सुधार होने की संभावना है। इसलिए सहयोगी जयप्रकाश ने मोबाइल की लाइट में ही बिना किसी दूसरे सहयोग के सिंपल मोबाइल पर बिना किसी एड एंड सहयोग के, यानी कोई माइक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज का वाकया है हरियाणा जिले के हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के रेवाड़ी के रामपुरा थाने में जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने 9 दिसंबर 2022 को ये सूचना दी कि गांव सुलखा के नहर की पटरियों में बनी झाड़ियों में एक कम उम्र की लड़की की लाश पड़ी है, जिसका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। बुरी तरह से उस पर चोट मारी गई है, शायद इसीलिए कि लाश की पहचान न हो सके। खैर, रामपुरा की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और ये देखा कि उसकी चेहरे पे इतने वार किए गए हैं पत्थरों से या यूं कह लें भारी वजनी चीज से कि उसे पहचानना मुश्किल है। पहचान का संकट पुलिस के लिए खड़ा हो गया कि इसको कैसे पहचाना जाए कि आखिर ये महिला कौन है। पुलिस ने तमाम यत्न किए, वहां पर डॉग स्क्वाड भी आया, वहां क्राइम ब्रांच के लोग आए, वहां सर्विलांस के लोग आए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। धीरे धीरे 4-5 महीने हो गए। काफी दिनों बाद सीआईए वहां पर जो क्राइम ब्रांच है उसको सीआईए के नाम से हरियाणा में जाना जाता है। सीआईए 3 के एक उप निरीक्षक को ये जानकारी हुई कि गुरुग्राम के पास एटा की रहने वाली एक लड़की काफी दिन से गायब है। सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि थारूहेड़ा कस्बे में किराए पर रहने वाली एक लड़की और लड़का दोनों ही गायब हैं। दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं। पुलिस वहां पर पहुंची, पता लगा कि लड़की यहीं पर पास में राजस्थान में पड़ता था खुशखेड़ा, वहां पर किसी एक कंपनी में नौकरी करती थी और उसके साथ रहने वाला व्यक्ति रोडवेज की यानी सरकारी बस का ड्राइवर था, जो गुरुग्राम से और रेवाड़ी तक चलती थी। कुल इतनी इंफॉर्मेशन वहां से मिली। एटा पुलिस से संपर्क किया गया कि आपके यहां से कोई लड़की गायब है, आपके यहां की लड़की यहां काम करती है। वहां से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फिर गुरुग्राम से और रेवाड़ी तक चलने वाली जो बस थी उसके सारे ड्राइवर्स के नंबर लिए गए, क्योंकि आसपास वालों ने यह बताया कि कभी कभी वो बस लाकर मोहल्ले के बाहर खड़ी कर देता था और घर के भीतर आता था। नाम का बहुत पता नहीं था। इतने सारे मोबाइल नंबर्स में धारूहेड़ा कस्बे की आईडी को टच करने वाले मोबाइल फोन की खोज की जाने लगी। सर्विलांस की यूनिट ने उसकी खोज शुरू की।
और फाइनली पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिल गया। पता ये लगा कि रोडवेज का वो ड्राइवर दीपक 6-8 महीने पहले फ्रीक्वेंट करता था, यानी बराबर आता जाता था। दीपक नाम के ड्राइवर का मोबाइल फोन हरियाणा रोडवेज के कार्यालय से मिल गया। सीडीआर निकाली जाने लगी। पता ये लगा कि 8 दिसंबर 2022 के बाद से वो नंबर नहीं चला है। लेकिन खास बात यह कि वो उस मौके पर जहां ये लाश मिली थी, वो वहां उस दिन, जिस दिन ये लाश मिली थी, उस दिन ये फोन वहां पर नहीं था। यानी वो दीपक नाम का ये आदमी वहां पर नहीं था। फिर दीपक के मोबाइल फोन पर जो सबसे ज्यादा बात होने वाली कॉल थी, वो भी पिछले 10 दिनों की, 9 दिसंबर से पहले के 10 दिनों की, उस नंबर का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया और ये पता लगा कि वो नरेंद्र उर्फ नरू नाम के आदमी का है, जो इसी बस पर, जिस पर दीपक ड्राइवर हुआ करता है, उसी बस का कंडक्टर है। नरेंद्र उर्फ नरू। पुलिस ने सबसे पहले नरेंद्र उर्फ नरू को गिरफ्तार किया। ड्राइवर कंडक्टर थे, सरकारी दस्तावेज में उनके पते मिल गए, उनका मोबाइल नंबर मिल गया। और वैसे तो सैकड़ों ड्राइवर उस रूट पर चलने वाले या हरियाणा रोडवेज की गाड़ियों के होंगे। पुलिस ने तीर तो अंधेरे में ही मारा था, क्योंकि समय बहुत बीत गया था और CIA 2 वाले बहुत परेशान हो गए थे इसकी इन्वेस्टिगेशन में, CIA 3 वाले। बहरहाल जब दोनों गिरफ्तार होके आए, उनसे पूछताछ की जाने लगी, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सच के बाहर आने में। धीरे धीरे पूरा सच बाहर आ गया। दीपक ने यह बताया कि यह लड़की यूपी के एटा की रहने वाली थी और उसकी शादी रेवाड़ी के धारूहाड़ा कस्बे में ही हुई थी, जहां किराए के मकान में ये पति पत्नी रहते थे। महिला, जैसे कहते हैं कि मॉडर्न ख्यालात की थी, अच्छे कपड़े, अच्छा खर्च करने की शौकीन थी। कुछ दिनों बाद, शादी के कुछ दिनों बाद, पति पत्नी में इसी बात को लेके, खर्चे बर्चे को लेके ही झगड़े छोटे मोटे होने शुरू हुए। और फिर इस बात पर झगड़ा ज्यादा हो गया कि ठीक है, तुम अगर पैसा नहीं खर्च कर सकते तो मैं खुद पैसा कमाऊंगी। महिला वहां से भाग के गुजरात गई। कुछ दिन गुजरात में भी काम किया, लेकिन वहां पर भी उसे जो अनएक्सपेक्टेड चीजें थीं उनका सामना करना पड़ा। तो किसी महिला को किसी जगह काम करने पर, ऐसी महिला जो दूर से आई हो, अकेली हो, जिसका कोई न हो, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज ही जाकर उसने वहां पर नौकरी छोड़ी और वापस आ गई और पास के ही राजस्थान के खुशखेड़ा गांव की एक छोटी फैक्ट्री में काम करने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात गुरुगांव के या गुरुग्राम के बोहड़ा कलां के रहने वाले दीपक से हुई, जो उसी रूट पर बस चलाता था, जहां से ये महिला रोज घर से और खुशखेड़ा से घर आती थी। धीरे धीरे दोनों में संबंध हो गए।
दीपक पैसे खर्च करने लगा, जो सामान्य रूप से होता है। उसको चाहे तो यकीन दिलाने के लिए या उसको विनोवर करने के लिए या जो भी आप समझ सकें, उस पे पैसे खर्च करने लगा। और धीरे धीरे उसने ये भी जानकारी हासिल कर ली कि महिला की अपने पति से आजकल खटपट चल रही है। इस जानकारी का उसने फायदा उठाया। महिला ने भी कहा कि ठीक है, मैं वो घर छोड़ दूंगी, मेरे लिए घर का इंतजाम करो। दीपक ने उसके लिए एक एकोमोडेशन का इंतजाम कर दिया। पति को छोड़कर वो दीपक के साथ वहां रहने लगी। दीपक ने उसको यह बताया था कि वो अविवाहित है और वो उससे शादी करेगा। बात कुछ दिन तक यूं ही चलती रही। अचानक युवती ने यह बताया कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मुझे प्रेगनेंसी है। यह सुनकर दीपक के होशो हवास उड़ गए, लेकिन उसने प्रदर्शित नहीं किया। वो महिला को साथ लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे 4 महीने की प्रेगनेंसी है। दीपक ने फौरन कहा कि इसकी एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इसे गिरा दिया जाए, इसे नष्ट कर दिया जाए, भ्रूण को नष्ट कर दिया जाए, इस तरह की बात की। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि 90 से ऊपर दिनों का भ्रूण हम किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं करेंगे, उसमें मां को खतरा होता है। किसी बहाने से उस महिला को बाहर भेजकर उसने डॉक्टर से कहा कि आप खतरे की चिंता मत करिए, इसे नष्ट कर दीजिए, इसे गिरा दीजिए। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि सवाल ही नहीं उठता, हमारी भी रेपुटेशन खराब होगी। बहरहाल वो मन मसोस के लौट आया। घर आते ही युवती ने कहा कि अब तो ये बच्चा 4 महीने का मेरे गर्भ में है, अब तुम्हें जल्दी शादी करनी पड़ेगी। इस बात से बचने के लिए दीपक कई दिन के लिए ये बता के कि मैं उस रूट पे जा रहा हूं, मैं उस रूट पे जा रहा हूं, 3 4 दिनों के लिए गायब होने लगा और लड़की उसे फोन पर बार बार बुलाने लगी। फाइनली एक दिन वो आया, अपने साथ अपना दोस्त नरेंद्र उर्फ नरू को भी ले आया, जो उसका कंडक्टर था। पहले भी एक आध बार वो आया था। दीपक के पास अपनी बुलेट मोटरसाइकिल भी थी। उस दिन आया, तारीख थी 8 दिसंबर 2022। इस बीच दीपक ने यह बताया कि नरू यानी नरेंद्र को, जो उसका कंडक्टर था उस बस का, उसको अपनी तकलीफ बताई। और चूंकि नरेंद्र के उसके पारिवारिक संबंध थे, नरेंद्र दीपक के परिवार को और दीपक नरेंद्र के परिवार को अच्छी तरह जानता था। नरेंद्र यह भी जानता था कि दीपक शादीशुदा है और उसकी एक 3 साल की बेटी है, 4 साल की बेटी है। नरेंद्र ने जब यह सुना तो वो अवाक रह गया। उसने कहा, तुमने ऐसा किया क्यों? दीपक ने कहा, सवाल अब इसका नहीं है कि क्यों किया, सवाल यह है कि इससे कैसे छुटकारा मिले। क्योंकि अगर अब मैं जाऊंगा उसके पास तो फिर वो तब तक नहीं जाने देगी जब तक वो शादी नहीं करा देगी, और शादी में किसी कीमत पर नहीं कर सकता। नरेंद्र ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम दोनों मिलके इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। बात तय हो गई। दीपक उस दिन घर गया, पहुंचा और रात में बहुत ही मीठी मीठी बातें की उससे। प्यार की सारी बातें उड़ेल दी उसने और ये कहा कि कल हम लोग हर हाल में कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अभी वैसी शादी धूमधाम वाली तो करना संभव नहीं है, लेकिन कोर्ट मैरिज कर लेंगे ताकि इस बच्चे को उसका हक
मिल सके, जिसके लिए वो महिला बार बार दबाव बना रही थी। रात में ये सब बातें हुई। सवेरे प्लान के हिसाब से नरेंद्र आ गया। दीपक ने नरेंद्र से कहा कि ऐसा करो, इसको, मेरी तो फला फला रूट वाली बस है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मोटरसाइकिल ले लो और इसे एक शलवार कुर्ता, एक चप्पल और जो भी ये सामान खरीदना चाहती है वो खरीद दो। पैसा उसने उस महिला के सामने ही नरेंद्र को दिया कि ये पैसा ले लो, बाजार का नाम बताया कि चले जाना और इसको वहां से दिलवा के और घर पे छोड़ देना, शाम को आके मैं देख लूंगा। बात दोनों ने ऐसी की जैसे ये दोनों बातें अचानक पैदा हुई हैं, जबकि ये पूरी बात पहले से तय कर रखी थी दीपक और नरू ने। नरेंद्र ने बुलेट पर उसको बिठाया और बिठा के पहले बाजार की तरफ नहीं ले गया, बोले पहले थोड़ा घूम लेते हैं, तुम भी बहुत दिन से घूमी नहीं हो। और उसके बाद वो बथराना की पहाड़ियों की तरफ ले गया उसे। लड़की ने पूछा यहाँ घूमने की कौन सी जगह है? बोले देखो बहुत नेचुरल जगह है ये, और ठंडी हवा और शुद्ध हवा यहाँ थोड़ी देर लेते हैं, थोड़ा शाम हो जाएगी तो शाम को मार्केट अच्छी जब खुल जाती है पूरी की पूरी, तब वहां जाने में आराम रहेगा, कपड़ा भी तुम्हारा हम वहां खरीद देंगे, जितना दीपक ने कहा है। दरअसल वो घूमता रहा ये देखने के लिए कि कहीं एकांत स्थान मिल जाए, लेकिन चरवाहों की बड़ी संख्या के कारण उसका प्लान उसे ऐसा लग रहा था कि फेल हो रहा है। उसे लेके वो सुलखा नहर के पास गाड़ी दूर खड़ी करके और झाड़ियों की तरफ जाने के लिए कहा। पहले तो लड़की ने मना कर दिया कि वहां क्यों ले जा रहे हो, वहां से क्या मतलब, लेकिन उसने कहा कि नहीं, कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है, क्योंकि तुम लोगों ने शादी करने का फैसला किया है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि तुम कुछ बातें दीपक के बारे में जान लो। उसको भी ये उत्कंठा हुई, हर महिला को अगर उसके बारे में ये बता दीजिए कि होने वाला पति या पति के बारे में मैं कोई विशेष चीजें बताना चाहता हूं, तो वो फौरन पीछे पीछे हो लेगी कि आखिर क्या ऐसी बात है। यही किया उस महिला ने। झाड़ियों के ओट में जाते ही नरू ने उसका गला दबाकर उसे नीचे पटक दिया, सीने पर सवार होकर उसके गले को तब तक दबाया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद पास में पड़े हुए ईंट पत्थरों से उसके चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया, ताकि इसकी पहचान न हो पाए। उसके बाद वो वहां से भाग गया और उसी जगह पर अगले दिन जितेंद्र नाम के ग्रामीण ने उसकी लाश देखी थी। CIA-3 के जो इंचार्ज थे विद्यासागर, उन्होंने बताया कि कैसे 4 महीने की परेशानी के बाद एक बहुत छोटे से क्लू से हम लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। यह भी बताया गया कि दीपक कितना परेशान था और उसने कहा कि तुम मेरे परिवार को जानते हो, मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूं, मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। और एडवांस के तौर पर उसके पास जो भी पैसे थे 40-50 हजार, वो उसको दे भी दिए गए। पुलिस ने लिखा पढ़ी करके और दोनों को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, एक लड़की जो शादीशुदा थी, पति उसको अच्छे से उसका जीवन यापन करा रहा था, लेकिन ज्यादा पाने की लालच ने उसको धीरे धीरे वो इरिटेट करने लगी अपने पति को और दोनों में झगड़ा होने लगा। इसी गुस्से में कि मैं खुद ही कमा लूंगी तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाओगे, वो गुजरात गई। गुजरात में कुछ दिन तक उसने मजदूरी का ही काम किया होगा, लेकिन
वो जो महिलाओं के साथ होने वाली तमाम अड़चने, महिलाओं वो भी अकेली महिला, बाहर की महिला जिसका कोई नहीं है वहाँ, थोड़े दिन में ही ये वहाँ से वापस आ गई और राजस्थान के सुबखेड़ा में एक नौकरी, एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करने लगी। इसी बीच में नौकरी के पर्पस से बस पर आते जाते बस के ड्राइवर दीपक से उसकी मुलाकात हो गई। जब कभी उसका टर्न नहीं होता था बस का, तो वो अपनी इसी बुलेट मोटरसाइकिल पर, जहां पर बस से वो पिकअप करता था, वहीं से मोटरसाइकिल पर पिक करके उसे वहीं बिठा के और उसकी नौकरी वाले स्थान पर छोड़ा करता था और शाम को नौकरी वाले स्थान से उसे घर पर छोड़ दिया करता था। और आते और जाते, खासकर वापस लौटते समय, युवती भी अपनी जरूरत की चीजें बताती थी और फौरन वो सारी चीजें दिलवा देता था। उसने कहा पति का घर छोड़ दो, उसने कहा एकोमोडेशन दिला दो, छोड़ दूंगी, वो मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। दीपक ने फौरन एक एकोमोडेशन दिलवा दिया। अच्छा, दोनों ये समझते रहे कि हम उसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये समझती रही कि हम उसको बेवकूफ बना रहे हैं, वो समझता रहा हम इसको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि खुद को बहुत अक्लमंद और सामने वाले को बेवकूफ समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये सोच लेना चाहिए कि सामने वाले पर भी अकल है, वो भी इस्तेमाल कर ही रहा होगा। बहरहाल दोनों ये समझते रहे कि हम एक दूसरे, मतलब वो समझती रही हम उसको बना रहे हैं, वो समझता रहा हम इसको बना रहे हैं। लेकिन जब लड़की प्रेग्नेंट हुई और शादी का दबाव बनाने लगी, तभी सच बात समझ में आ गई कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा था। दरअसल दीपक लड़की को बेवकूफ बना रहा था। दीपक शादीशुदा था और उसकी एक बच्ची भी थी। ये बात उसने कभी उस लड़की को नहीं बताई। हमेशा ये बताया कि वो अविवाहित है और उसी से शादी करेगा। लड़की भी यही यकीन करती रही कि वो शादी करेगा, यानी दीपक उससे शादी जरूर करेगा। कितना प्यार है उसमें मेरे लिए, कितना नजदीक है वो मेरा कहा हुआ टालता नहीं है। बिल्कुल मुतमईन थी कि ये हमसे शादी करेगा। पर दीपक शुद्ध रूप से उसके शारीरिक शोषण के लिए उसके साथ बना रहा और उसे बेवकूफ बनाता रहा। जैसे ही दीपक को लगा कि ये तो गले पड़ जाएगी, प्रेग्नेंट है और ये हर हाल में आज नहीं तो कल गले पड़ जाएगी और मेरी बीवी और बच्ची को पता लगेगा कि इन्होंने शादी कर ली है, तो फिर परिवार में कलह होगी और कोई भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने फौरन प्यार व्यार दरकिनार फौरन उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। दोस्त या सहकर्मी अपने जो कंडक्टर था नरेंद्र उर्फ नरू, उसको पूरी बात बताई, 2 लाख रुपए देने की बात बताई, पूरा प्लान समझाया और हत्या भी करवा दी। यहां मैं एक बात ये बताऊंगा कि सामान्य तौर पर ऐसे संबंधों पर हुए अपराधों के सिलसिले में मैंने जितनी भी घटनाएं किस्सा गोई में बताई हैं, उसमें हत्या तभी हुई है जब शादी का दबाव लड़के या लड़की ने बनाया है। 90% से ज्यादा अपराधों में शादी की जिद लड़कियों ने की और मारी गई। चाहे वो लिव इन रिलेशन में ऐसा हुआ हो, लिव इन रिलेशन की हत्याओं के बारे में मैं बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी आपको बताई हैं, चाहे प्रेम संबंधों में हुआ हो, चाहे पति पत्नी और वो
वाले संबंधों में ऐसा हुआ हो कि शादी का दबाव जैसे ही बनाया गया, ये घटनाएं हो गईं। यानी अगर शादी के लिए दबाव बनाना ही घोषित खतरे का निशान है, तो क्यों आप लोग नदी को खतरे के निशान तक आने देते हैं? क्यों खतरे के निशान का इंतजार करते हैं? क्यों नहीं शुरुआत में ही शादी की बात कर लेनी चाहिए? शुरू में ही कह दिए ठीक है, हम लोग मिल लिए, बहुत अच्छा हुआ, समझ लिया एक दूसरे को, बहुत अच्छा हुआ, अब शादी ही करेंगे। ऐसे मिलना जुलना ठीक नहीं है। और अगर इस तरह की बात आते ही इसमें हिचकिचाहट होने लगे, इसमें बहाने बनने लगे, इसमें कोई मजबूरी बताई जाए या इसमें परिस्थिति का कोई हवाला दिया जाए, तो आप ये पक्का समझ लीजिए नीयत में खोट है। जहां शादी की बात हुई, ये लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं, 100% आप समझ लीजिए नीयत में खोट है। तुरंत ऐसे संबंधों से अलग हो जाना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए, विच्छेद कर लेना चाहिए, वरना आपका मोर्चरी का टिकट किसी भी दिन कट जाएगा। सफेद सील बंद कपड़े में लिपटे हुए आप मोर्चरी में आराम फरमा रहे होंगे। अगर आपने इन संकेतों को, संबंधों के संकेतों को नहीं पहचाना, तो ये पूरी बात लड़कियों को ध्यान में रखनी चाहिए। इस सिद्धांत को, इन लक्षणों को खासकर लड़कियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 90% से ऊपर घटनाएं उन्हीं के साथ हुई हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।